अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुल के बोल के साथ में हिमा नवाज़ प्रोग्राम में आपको कहेंगे खुशामदीद। नाज़रीन, मुज़ाकरात के दिए की लौ टमटमा रही है, मगर तहरीक इंसाफ के इनकार की तेज़ फूंक उसे बुझाने पर बाजिद है। माशरे में सियासी मामलात की तारीकी को ज़िया करने कोई जुगनू भी मुयसर नहीं। पाकिस्तानी मीडिया पहले भी गूंगे की गवाही है, मगर अब हुकूमत उसे अपाहज करने के लिए रोज़ नए तरीके अपना रही है। सुप्रीम कोर्ट के मामलात किस समझ जा रहे हैं, किसी के पास तसली बख्श जवाब नहीं। और बिलावल भुट्टो भी 26वीं आईनी तरमीम की हिफाजत करने के लिए रोज जरा बख्तर पहनकर सफ़े अव्वल के सिपाही तो बन गए हैं, मगर पाकिस्तान में सरमायाकार चाइनीज को तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं कर पा रहे। क्या होगा कौम मुल्क का, सोच विचार करने के लिए हमने प्रोग्राम में मदऊ किया है खालिद जमील, सलमान अनीस, मोहम्मद इमरान, हुसैन अहमद चौधरी को। तमाम मेहमानों को वेलकम करूंगी। खालिद साहब, आपकी जानिब आना चाहूंगी। मुज़ाकरात का मौमा हल नहीं हो रहा, हुकूमत ने इजलास तो तलब किया और तहरीक इंसाफ ने इनकार कर दिया, जबकि सिर्फ जुबानी इनकार किया है, तहरीरी तौर पर इनकार नहीं किया। आपको क्या नजर आ रहा है, तहरीक इंसाफ फैसले पर नजरसानी करेगी? देखिए, मेरा ख्याल है इस वक्त मुकाबला तो सबकी जरूरत है, खा वो हुकूमत हो, पीटीआई हो, अपोजिशन हो और इवन पाकिस्तान को भी इस वक्त मुज़ाकरात की जरूरत है। और ये मामला सारे जो है कि वो बैठकर बातचीत के जरिए हल होंगे और होने भी चाहिए। इसमें जो नुक्ता नज़र पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है, उन्होंने ये कहा कि एक तो मुज़ाकरात चल रहे हैं और 7 दिन के अंदर ये कहा गया था, तय हुआ था एलामिये में भी कि हुकूमत जवाब देगी। फिर उन्होंने कहा जी हम 7 वर्किंग डेज़ में देंगे जवाब। फिर कहा कि 28 जनवरी को जवाब देंगे तहरीकी, और उस जवाब से पहले जो ज़बानी गुफ्तगू हो रही थी उसमें कहा जा रहा था का तो कमीशन बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, वो तो ऑलमोस्ट हियरिंग्स कंप्लीट हो चुकी हैं, ट्रायल कुछ कंप्लीट हो गया, कुछ जगहों पे जो है कि फर्द जुर्म आयद हो चुकी है और वहाँ पे गवाही शहादतें पेश हो रही हैं, तो उसकी ज़रूरत नहीं है। और 26 नवंबर के ऊपर हमें फलाँ चीज़ दी जाए, फलाँ चीज़ दी जाए, ये किया जाए, वो किया जाए, इस किस्म की गुफ्तगू हुई। और साथ ही फिर जो अपोज़िशन की मुज़ाकराती कमेटी थी, उसके जो स्पोक्स पर्सन थे साहबज़ादा हामिद रज़ा, उनके घर पे रेड किया गया, उनको अरेस्ट करने की गई, हरासा किया उनके अहले खाना को, कारकुनों को वहाँ पर। तो इन वजूहात की बुनियाद पर मुज़ाकरात को रोक दिया गया और कहा गया कि अगर एक तरफ बातचीत और दूसरी तरफ छापे और ये कार्रवाइयाँ चलेंगी, फिर बात नहीं बढ़ सकती। और फिर ये कहा गया कि अगर रात तक नाम कमेटी के हवाले से कोई अनाउंसमेंट कर दी जाती है तो ठीक, वरना नहीं। अभी जो बात की गई है बैरिस्टर कोर की जानिब से, वो कहा गया है कि अगर हुकूमत अदालती कमीशन के हवाले से कुछ पेशरफ्त करना चाहती है और उसके ऊपर अगर कोई यकीन दहानी कराती है, ये नहीं कहा गया कि अदालती कमीशन के क़याम का ऐलान किया जाए, कि अगर वो पेशरफ्त करना चाहते हैं, यकीन दहानी करा दें, तो अब भी बात हो सकती है। अभी इसके अंदर जो आप अपॉर्च्युनिटी है वो नज़र आ रही है। बिल्कुल ये नहीं है कि डेडलॉक या क्लोज़ एंड हो गया और खत्म हो गया। मेरा ख्याल है अल्टीमेटली जो है कि इस वक़्त तमाम स्टेक होल्डर्स को अंदाज़ा हो चुका है कि जितना ज़ुल्म होना था, जितना जब्र करना था, वो कर लिया गया और जिसकी इमा पे किया जाता था, अब वो फैक्टर्स भी नहीं है। तो इसलिए अब ज़ुल्म करने वालों को भी 100 बार सोचना होगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी इस वक़्त ये समझती है कि अवाम अगर उनके साथ है और एक रास्ता है कि सड़कों के ज़रिए, एहतजाज के ज़रिए इस हुकूमत को मजबूर किया जाए और एक रास्ता ये है कि फिर वो बैठकर बात करके मुख्तलिफ प्रेशर्स क्रिएट करके, जिसमें इकोनॉमिक प्रेशर भी है, जिसमें पॉलिटिकल प्रेशर भी है, जिसमें डिप्लोमेटिक प्रेशर भी है और ऑलरेडी ये एग्जिस्ट करते हैं। तो उनसे अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठाना चाहिए। तो मेरे ख्याल में इस तनाज़ुर के अंदर बातचीत का अमल दोबारा शुरू हो सकता है। ठीक है सलमान साहब, पीटीआई अगर मुज़ाकरात में शिरकत नहीं करती तो क्या इस अमल से हुकूमती बयानिया मजबूत नहीं होगा? और पहले तहरीक इंसाफ की जानिब से डेडलाइन 31 जनवरी की दी गई थी, तो एक हफ्ता मजीद इंतजार करके अपना मौक़िफ़ मजबूत क्यों नहीं करती? मेरा ख्याल है वही प्रेशर टैक्टिक थोड़ा सा वो वापस टर्न करना चाह रहे हैं टुवर्ड्स द गवर्नमेंट, ताकि वही जो कमीशन की तश्कील का मामला है उसके ऊपर हुकूमत उसको बिल्कुल नज़रअंदाज ना कर दे। जिस तरह बात करें खालिद जमील साहब, अभी तो गवर्नमेंट की को बहुत ज़्यादा टिल्ट जो था वो नज़र नहीं आ रहा था कि वो कमीशन की तरफ जाएंगे। बहरहाल जो मैं ज़ाती तौर के ऊपर ये समझता हूँ कि जो मुज़ाकराती कमेटी गवर्नमेंट की तरफ से है, उनको कोई बहुत ज़्यादा कबाहत भी नहीं है कमीशन बनाने की। जिस तरह पीटीआई ने ये मशरूत मुज़ाकरात शुरू किए हैं, इसी तरह ये कमीशन भी शायद गवर्नमेंट मशरूत रखे। और मशरूत ये होगा कि अगर आप ये कमीशन बनवाना चाहते हैं और आप बात करना चाहते हैं 9 मई की और नवंबर की, तो फिर उसके बाद 2014 का भी ज़रा अहवाल बता दें, क्योंकि उस वक्त भी आपका धरना चल रहा था। उस वक्त क्या चल रहा है, तो गवर्नमेंट के पास दे स्टिल हैव अ फ्यू ट्रिक्स अप देयर स्लीव्स जिनको वो खेलना चाहते हैं और वो प्रोलॉन्ग करना चाहते हैं। देखें, बुनियादी बात यह कि इस किस्म के जो मुज़ाकरात है ना, उसमें जो ये डेडलॉक्स डेडलाइंस जो है ना, दे आर नॉट इन एनी वंस फेवर।
पीटीआई ने बहुत स्टॉन्च एक स्टैंस लिया हुआ था कि जी हमें आप इस तारीख से पहले पहले ये करके दिखाएं, उसके बाद अपना टल्ट भी दिखाएं। आपके बातचीत से और रवैये से महसूस भी होना चाहिए कि आप कमीशन बनाने लगे। तो दीज आर टू मैनी थिंग्स। और अब अगर आपको याद हो तो राना सनाउल्लाह ने भी एक बयान दिया था इसी ज़मन में, और वो ये था कि आप जो है हुकूमत से उतनी ही डिमांड करें जितना वो कर सकती हों। तो अब ये जो कमीशन बनाने का मामला है, ख़ास तौर पे 9 मई के हवाले से बनाने का जो कमीशन मामला है, फ़ौजी तनसीबात के ऊपर हमला हुआ है। इट्स नॉट जस्ट द गवर्नमेंट्स प्रोगेटिव टू गिव देम दैट लेवरेज कि वो कमीशन बना सकें या ना बना सकें। तो वहाँ पे भी कुछ हद तक आपको पता है हुकूमत की तरफ से रुकावटें तो हैं। अब इस डेड लॉक को किस तरह ख़त्म किया जा सकेगा, इस मुज़ाकरात के अमल को हम किस तरह आगे लेके जाएंगे, वही जो हमेशा होता है। अभी इनकार हो गया है, मुज़ाकरात के अंदर कोई आगे जाना नहीं चाहता। पीटीआई की तरफ से बहुत हार्ड स्टैंड है, लेकिन ये है कि वही बच बचाओ पढ़ पढ़ाओ करके 2-4 मुअज़्ज़िज़ीन को बीच में डाल के उसके बाद फिर इस सिलसिले को जो है वो दोबारा एक दफ़ा चलाने की कोशिश की जाएगी। तो ये जो सिलसिला है, ये जो मुज़ाकरात का सर्कस है, ये भी मज़ीद 2-3 महीने चलेगा। तो ये जो 2-3 महीने टपाने हैं, ये जो आपने टाइम भी तो ज़रा गुजारना है ना, वो इसी तरह होगा। कभी ये नहीं मान रहे, कभी वो नहीं मान रहे, कभी कमीशन नहीं बन रहा, फिर कमीशन बन जाएगा, फिर उसके मुहर्रकात के ऊपर और टीआरस के ऊपर मसला होगा कि 9 मई की और 2014 की बात कर लेते हैं, ये ज़रा नवंबर वाला मामला इसको सेट असाइड कर दें। तो ये अभी काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो डिस्कस होनी है, और इसी वजह से मुज़ाकरात ज़रूरी हैं कि अगर कमीशन बनना भी है, नहीं भी बनना, लिमिटेड बनना है, हाइब्रिड बनना है, उस कमीशन का जो कुछ भी होना है, ये बात भी तो आपको बातचीत से ही करनी पड़ेगी, मुज़ाकरात से ही करनी पड़ेगी। किसी फोरम के ऊपर जाके आप अपनी ये जो डिमांड्स हैं ये रखेंगे, और उसके बाद उसके ऊपर कोई इस्तफसार होगा, सोचा जाएगा कि ये हो सकती हैं या नहीं हो सकती, या इनको राइट ऑफ करना है। तो जो मुज़ाकरात हैं, द प्रोसेस मस्ट गो ऑन। ये नखरे करने से खाली टाइम ही ज़ाया होगा। राना सनाउल्लाह साहब भी कह रहे हैं कि आए बैठे हैं, बात करें, हम जवाब देंगे। अगर जुडिशल कमीशन नहीं तो कोई कमेटी बना देंगे, कोई दूसरी सूरत हाल निकल आएगी। जो जितना मैंने सुना, जितनी मेरी इन्फॉर्मेशन है, वो भी यही है कि गवर्नमेंट कम्प्लीटली कमीशन वाले मामले को राइट ऑफ नहीं करना चाहती। वो भी ज़ाहिर है अपनी कोई ना कोई उसके अंदर 2-3-4 जो साइड लाइन के ऊपर चीज़ें हैं वो पुश करने की कोशिश करेंगे कि चलें फिर आपने नेगोशिएट करना है ना। तो पीटीआई अपने तरीके से नेगोशिएट करना चाहती है, वो इनको गवर्नमेंट वालों को और इस्टेब्लिशमेंट को घेर के लेके जाना चाहती है। नवंबर के और मई के मामलात के ऊपर गवर्नमेंट जो है वो इनको घेर के लेके जाना चाहती है। माजी के अंदर 2014 में, 2018 में और बाकी दूसरे तीसरे जो भी ये मामलात चल रहे हैं, तो ये तो सर्कस जो है वो आप प्लीज़ एक्सपेक्ट करें। रमज़ान अच्छा गुजरेगा कौम का, ये मुज़ाकरात चलेंगे अभी। अच्छा इमरान, पीका एक्ट तरमीमी बिल भी लाया गया है, मीडिया पर मजीद कदमें लगाई जा रही हैं। अपोजिशन रहनुमा ने भी कहा कि अवाम और सहाफ़ी साथ दें तो ये कानून ख़त्म करवा सकते हैं। आप क्या कहेंगे इस पर? ताहाल सहाफ़ती तंजीमों का किरदार कैसा है? बहुत शुक्रिया जी। सहाफ़ती तंजीमें इस वक्त मौजूद कहाँ हैं, नज़र ही कोई नहीं आ रहा। पिछले कोई 1.5-1 साल के अरसे में जो पहले बची खुची सहाफ़ती तंजीमें थीं, वो अब बराए नाम रह गई हैं। कोई हमें ग्राउंड पे एक्टिविटी होती हुई नज़र नहीं आ रही। अब इंडिविजुअल्स जो हैं वो इस हवाले से हमें गुफ्तगू करते हुए, आवाज़ उठाते हुए नज़र आ रहे हैं। जैसे खालिद जमील साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और इसके अलावा हामिद मीर साहब ने इस हवाले से बड़ा सख्त मौक़िफ़ अपनाया हुआ है, और उन्होंने कुछ पॉइंट आउट भी किया है कि असल फेक न्यूज़ तो हुकूमत की जानिब से फैलाई जाती है जब वो सहाफ़ियों के खिलाफ जो है वो गलत बुनियादों पर, गलत इंफॉर्मेशन पर, गलत इल्ज़ामात पर FIR दर्ज करती है, और फिर ये कहना कि सहाफ़ियों की जानिब से कोई फेक न्यूज़ आती है, तो ये सरासर नाइंसाफ़ी और गलत है। थोड़ा सा कमेंट करना चाहूँगा मैं जो मुज़ाकरात का मामला है उस पर। तहरीक इंसाफ की जानिब से मुज़ाकरात के मामले पे इतनी ज़्यादा लचक दिखाई गई है कि जो कोई सोच सकता है कि ऐसे कह लें, मतलब अगर तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात के मामले पर कमज़ोर तरीन जो मौक़िफ़ हो सकता है ना, तहरीक इंसाफ उस तक गई है। पहले अब जो आखिरी एक ऑप्शन बचा था कि कमीशन बना दें, पहले तहरीक इंसाफ की जानिब से ये कहा जा रहा था कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर मुश्तमिल कमीशन बनाया जाए, सीनियर जजेस पर। अब उसमें भी उन्होंने नरमी दिखाई है, और वो कह रहे हैं कि अगर हाई कोर्ट के जजेस पर भी मुश्तमिल कमीशन बनाया जाता है तो वो भी एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो तहरीक इंसाफ के लिए होगा। अब ऐसे तो मामला कैसे आगे बढ़ेंगे? अगर तहरीक इंसाफ के जो बुनियादी मुद्दे हैं, मैं तो बार बार फिर की बात करता हूं, और उसके बाद जितने भी हैं, 9 मई है या 26 नवंबर है, ये सारे मामलात ऐसे हैं। इवन 26वीं आईनी तरमीम जिस तरीके से पास हुई है, और फिर सुप्रीम कोर्ट में जो आजकल हालात चल रहे हैं,
ये सारी चीजें हुकूमत कितनी एक्सटेंशंस लेगी? हमारे सलमान अनीस साहब कह रहे हैं कि टाइम भी तो गुजारना है, 3-4 महीने मजीद गुजारने हैं। तो भाई ये अगर 3-3 महीने के आप पुश लगाते रहेंगे, तो आपकी सस्टेनेबिलिटी किधर है? आप मुल्क में जो स्टेबिलिटी के दावे करते हैं, वो किधर है? आप अगर सिर्फ वही एडहाक वाली बात आ जाएगी कि आप एक एडहाक निज़ाम को आखिर किस हद तक ले चलते हैं, ऐसा निज़ाम जिस पर अगर अवाम की जो है वो एतमाद नहीं है, और इस तरह के पीका के जैसे कानून जो हैं, आप अवाम को इतना महदूद कर देंगे कि वो किसी भी तरह से कोई अपने अंदर की बात जो है इज़हार राय पर इतनी पाबंदी लगा देंगे कि अवाम अंदर से घुटन महसूस करे, तो फिर ज्यादा दूर नहीं होगा कि हमारे मुल्क में भी फिर वही हाल हो जो बांग्लादेश में है। और आप देखें कि इस कानून की जितनी शिक्के हैं, कुछ अरसा पहले तक हम देखते थे जो शहीद अरशद शरीफ के खिलाफ जैसे एफआईआर दर्ज हुई कि मुल्क के किसी भी कोने में बैठा एक शख्स जो उस बात से मुतासरा भी नहीं है, वो उठ के कह देता है जी मैंने फलां जगह पे टीवी पे ये स्टेटमेंट देखी थी अरशद शरीफ की, मेरे दिल पे नागवार गुजरी इसलिए मैंने एफआईआर दर्ज करा दी। तो इस तरह की एफआईआर जो है वो पहले नल एंड वाइड हो जाती थी, उनको कानूनी जो है वो सहारा उनको नहीं मिल पाता था। लेकिन अब इस नए कानून के तहत कहा गया है कि कोई भी बंदा उठ के किसी के भी खिलाफ के उसको अगर कुछ बुरा लगा है, तो वो इस फेक न्यूज या फिर दिल आजारी या किसी पे इश्ताल अंगेजी का इल्जाम लगा के जो है वो मुकदमा दर्ज करा सकता है। तो ये तो अवाम और जो अवाम का बुनियादी हक है आज़ादी इजहार राय का, ये हुकूमत उस पर भी पाबंदी लगा रही है। और जो मीडिया पहले ही ऑलरेडी स्क्वीज हो चुका है, बहुत कम लोग ऐसे बचे हैं जो इस मुश्किल और कठिन दौर में भी अवाम के हक के लिए, अवाम के जो बुनियादी हकूक की आवाज है और आइन के तहफ़्फ़ुज़ की आवाज उठा रहे हैं। लेकिन अब हुकूमत चाहती है कि इन चंद लोगों का भी गला दबाया जाए और इनको भी बोलने का मौका ना दिया जाए। अच्छा हुसैन, आप पर आना चाहूँगी। जैसे इमरान ने भी कहा कि पीके के बाद सहाफ़ती तंजीमें ज़्यादा नज़र नहीं आ रही, हालांकि पहले तो सहाफ़ती तंजीमें काफ़ी ज़्यादा फ़ाल थी। इमरान खान के दौरे इक़्तिदार में जब पीके एक्ट में तरमीम करने की कोशिश की गई तो बड़े बड़े सहाफ़ी सामने नज़र आए और तरमीम होने नहीं दी गई। हाई कोर्ट में भी चैलेंज किया गया, जबकि 2016 में पीके एक्ट भी मुस्लिम लीग नून की मेहरबानी रही। PDM दौर में 2023 में भी मीडिया पर कदगने लगी, और अब भी हमारी तंजीमें कहाँ हैं, क्यों खामोश हैं? जी बहुत शुक्रिया। जिस तरह इमरान साहब ने बड़ी तफसील से बात की है, देखिए ये जो पीका एक्ट है ये जो तोहफा है ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का है, और 2016 में ये एक्ट जो है वो लाया गया था, और उसमें वक्फे वक्फे से फिर ये तरामीम का सिलसिला जो है वो जारी रहा। 2023 की बात करें तो आपको याद होगा PDM की हुकूमत थी, और उस दौरान भी जो है वो ये तरामीम की गई थी। और उससे पहले जब बानी PTI इमरान खान साहब की जब हुकूमत थी, तो उस वक्त जो मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म हैं और जो बिलावल भुट्टो हैं, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, ये सब पार्लियामेंट के सामने हमने कैंप लगाया था सहाफ़ती तंजीमों ने। उस कैंप में वो ये सारे कायदीन आए थे, और वहाँ आकर उन्होंने इस जो तरमीम जो इमरान खान साहब के दौर में हुई थी, उसकी भरपूर जो है उसके खिलाफ मुज़ामत की थी, और अपने खदशात का इज़हार किया था, तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था, और उसको मुस्तरद किया था। और उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो उस वक्त के चीफ जस्टिस थे अतर मीनाल्लाह साहब, उन्होंने उस आईनी तरमीम को कलअदम करार दे दिया था। उसके बाद मामला कुछ रुका ही था, लेकिन उसके बाद जब PDM की हुकूमत आई तो दोबारा उसमें तरमीम जो है वो की गई, और अब एक मरतबा फिर जो है वो ये तरमीम की गई हैं। सहाफ़ती तंजीमें जो है वो उस तरह तो नज़र नहीं आई। आज गुज़श्ता 2 रोज़ से कल और आज PRA जो पार्लियामेंट्री रिपोर्टर एसोसिएशन है, उन्होंने ही जो है वो एक अच्छा फीडबैक दिया, उस पर मुज़ाहरा भी किया, पार्लियामेंटेरियन को एंगेज किया, उसमें अपोजिशन जो है वो शामिल थी। जो वज़ीर इत्तलात थे वो भी कल शरीक हुए, उन्होंने भी आकर बात की, लेकिन उन्होंने भी ज़्यादातर अपने ही जो डिजिटल मीडिया के हवाले से पॉलिसी थी, या जो फेक न्यूज़ के हवाले से जो उनकी हमेशा शिकायत होती हैं या तहफ़्फ़ुज़ात, वो अक्सर बात भी करते रहते हैं, उसका उन्होंने ज़िक्र किया। लेकिन जो PRA है, उन्होंने काफ़ी मुज़ामत दिखाई आज दूसरा दिन, और पार्लियामेंट के बाहर भी और पार्लियामेंट के अंदर भी आज मुज़ाहरा किया, कल भी किया, पार्लियामेंटेरियन को एंगेज किया, अपोजिशन लीडर मौजूद थे, उसमें पार्लिमानी लीडर्स जो है वो मुख्तलिफ पार्टियों के मौजूद थे। तो सहाफ़ती तंजीमों को तो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना पड़ेगा, क्योंकि अब ज़ाहिर है आहिस्ता-आहिस्ता जो ये जो मीडिया पर कदगन है ये मज़ीद उसमें इज़ाफ़ा होता जा रहा है, और जब तक सहाफ़ी नहीं बोलेंगे अपने हक के लिए, अपने हुकूक के लिए,
तो ये जो कदगन है, ये जो पाबंदियाँ हैं इसमें इनमें मज़ीद जो है वो इज़ाफ़ा होता जाएगा। जहाँ तक अदालती मामलात हैं वो तो आपको पता ही है कि अब अदालती मामलात तो ख़त्म हो गए हैं, वहाँ से तो किसी को कोई रिलीफ़ नहीं मिलता क्योंकि हुकूमत की जानिब से जब ये आईनी बेंच बनाया गया है और साथ-साथ जो हाई कोर्ट में जजेस की अपॉइंटमेंट की गई है, तो उसके बाद जो है वो ज़्यादातर जो फ़ैसले होते हैं वो या हुकूमत की फ़ेवर में होते हैं या हुकूमत के खिलाफ जो केसेज़ हैं या वो लगते ही नहीं है और अगर केसेज़ आ भी जाएँ तो उन पर एतराज़ लग जाता है। अच्छा हुसैन, एक चीज़ और क्लियर कीजिएगा, अगर आपने पीका एक्ट को पढ़ा है तो इसमें ट्रिब्यूनल्स तमाम मामला देखेगा और जो राइट टू दी हाई कोर्ट है वो नहीं होगा? जी, बिल्कुल, इसमें हाई कोर्ट का मामला तो बहुत दूर रखा गया है और इसमें ज़्यादा जो है वो तरजीह जो कि ट्रिब्यूनल को दी गई है और एक वक़्त जो है वो मुकर्रर किया गया है। इसका सारे प्रोसेस का मकसद ही यही है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो मुश्किलात पेश की जाएँ। एक घुटन माहौल जो है वो पहले ही मौजूद है और उसमें मज़ीद ताकि इज़ाफ़ा हो और लोग जो हैं वो उसमें खौफ़ जो है वो पैदा हो और कोई भी इस तरह की बात ना करे ताकि कोई भी तनकीद जो है वो ना की जाए। कोई खबर जो है वो ऐसी जो हुकूमत चाह रही हो कि ये खबर ना चलाई जाए तो उस हवाले से जो है वो काफ़ी सख्त पॉलिसी जो है वो रखी गई है एक्ट में जो तरमीम की गई है। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप देख लें कि जो एफबीआर है, एफबीआर में एक गाड़ियों का स्कैंडल आया पिछले हफ्ते वो काफ़ी उसमें हमने देखा काफ़ी वो वायरल हुआ सोशल मीडिया पर हुआ, डिजिटल मीडिया पे हुआ, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेंड सब हर जगह हुआ। तो उसके बाद फौरी तौर पर ये जो तरमीम है, इसको लाने के लिए जो है हुँ। वो मज़ीद उसमें किया गया है और ये ठीक भी है। कहा गया खालिद साहब जो से भी उनका एफबीआर पॉइंट जानेंगे। हुसैन, आपका पॉइंट आ गया। खालिद साहब, आप क्या कहेंगे पीका एक्ट पर? और पीपल्स पार्टी जो माजी में भी मुखालफत करती रही, अभी मुखालफत करती रही और अब उन्होंने ही वोट दे दिया है, अगर जमहूरियत के लंबरदार जमात ही ऐसा करेगी तो फिर सहाफ़ियों की आवाज़ कौन उठाएगा? खालिद साहब, आपको हमारी आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल, ये कानून था, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत में 2013-18 के दरमियान बना था और अभी जैसे इमरान भी और हुसैन बता रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में फिर मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाई जा रही थी। हुँ। तमाम जिन चीजें उनको मर्ज करके एक इदारा किया जा रहा था ताकि ये जो चीजें बिखरी हुई हैं, इनको इकट्ठा किया जाए। जिस राजी कैंप लगाया गया पार्लियामेंट में, उसमें फिर नून लीग और पीपल्स हुँ। पार्टी बड़ी भरपूर शिरकत की थी। लेकिन आज अगर इस कानून को आप देखें जो नई तरमीम आ रही है तो इसमें जो ट्रिब्यूनल्स होंगे उसके अंदर जो चेयरमैन और चेयरमैन के अलावा जो 3 मेंबर हैं, 3 फेडरल मिनिस्ट्रीज के सेक्रेटरी साहिबान होंगे। मतलब यह हुँ। है कि इसमें हुकूमत की मेजॉरिटी हुकूमत की नॉमिनेशन और फिर ट्रिब्यूनल्स के बाद जब ये अपील आपको डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाना होगा, हाई कोर्ट इसके दरमियान में नहीं है। 3 साल की कैद और 20 लाख रुपए तक जुर्माना। अब ये मामला अगर आप देखें और पाकिस्तान में इस वक्त कुछ 150 के करीब कवानीन हैं जो कहीं ना कहीं आपको के इजहार या मीडिया या रेगुलेशन, प्रिंटिंग, पब्लिक और इस जितनी भी बिजनेस है इससे मुतल्लिक कहीं एड्रेस होते हैं। और जिस चीज को यहाँ पे एड्रेस कोशिश की जा रही है, फेक न्यूज या तस्दीक करना किसी को या मदद फैलाना या तासुब फैलाना, ये बिल्कुल रेगुलेशन होनी चाहिए, तरबियत होनी चाहिए लोगों की कि इस किस्म के मामला तोहमत या होना चाहिए। ये तो डेफामेशन लॉ ऑलरेडी पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। अगर उसको देखें बड़ा कम्प्रिहेंसिव कानून है। अब अमल दरामद के अंदर अगर कहीं खराबी है, मैकेनिज्म को ठीक करना चाहिए, उस कानून में तरमीम कीजिए, उस कानून के अंदर टाइम फ्रेम दीजिए कि हुँ। आपने इतने अरसे अगर इंक्वायरी प्रोसेस है, पीका के अंदर भी ये है कि हाई कोर्ट भी हुक्म दिया हुआ आप पहले शो का करेंगे, जवाब मांगेंगे, अगर तसल्ली नहीं होगी तो फिर मुकदमा दर्ज करेंगे। होता क्या, मुकदमा दर्ज होता है, बंदे को अरेस्ट कर लिया जाता है और इंक्वायरी होती है। तो जो मिसयूज ऑफ पावर है वो भी इस कि आप अगर अथॉरिटी जो है वो मिसयूज करती है अपनी पावर्स को, चाहे वो जो भी अथॉरिटी बनाएंगे इसके अंदर वो तफ्तीशी अफसर या वो, तो फिर उनके खिलाफ भी जो है कि 3 साल कैद और 20 लाख जुर्माना होना चाहिए ना, ताकि आप ये मिसयूज ऑफ पावर खत्म हो जाए। आप हुँ। कितने जर्नलिस्टों को बताया जाता है 99% केसेस के अंदर जो है वो झूठे केसेस होते हैं और वो तमाम के तमाम लोग बरी हो जाते हैं। तो उनके साथ क्या किया जाएगा जिन्होंने इस तरह काम किया? इसका ये मतलब है अभी भी आप देख लें 80 से 90% केसेस, दर्जनों अफराद रोजाना जो है
वर्क हालांकि करें, सर चाहे वो स्पेसिफिकली सोशल। यही कहा जा रहा है कि फेक न्यूज़ को कंट्रोल करने के लिए इसको एक्टिव किया जा रहा है। तो जैसे बिलावल भुट्टो की खबरें आई थी कि वो हलबर्दारी में जा रहे हैं ट्रम्प की, वो फेक न्यूज़ का एक वबाल मचा हुआ था तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, क्या उस पर भी कोई कार्रवाई होगी? वो तो पीपल्स पार्टी ने खुद खबर दिलवाई थी ना। वो देखें, अब हम यही तो कहते हैं कि रियासत उनके खुद खिलाफ होगी हुकूमत कार्रवाई? नहीं होगी ना, क्योंकि वो तो अभी आप ये देखें कि जो स्टेट ओन फेक न्यूज है, मुकदमात हैं 80 से 90% वो झूठे कायम होते हैं। वो तो रियासत झूठ बोल रही है, फिर झूठे मुकदमात करके लोगों को फंसाते हैं, तो क्या उनके खिलाफ हो गए? अब इस एक्ट के अंदर ये कहा गया है जी कि जो ऑफिशियल्स होंगे जो इस पावर को यूज करते हुए काम करेंगे वो इसके जुमरे में नहीं आएंगे। भाई क्यों नहीं आएंगे वो? अगर आप मिस यूज ऑफ पावर करते हैं, और अभी ये बिलावल भुट्टो की अगर हम मिसाल ले लें, ये खुद खबरें चलवाई, अब खुद कह रहे हैं नहीं नहीं वो तो किसी ने ऐसे चला दी। तो भाई अगर चला दी तो फिर उसके खिलाफ आप केस कर दें, नहीं करेंगे क्योंकि वो खुद खबर चलवाई गई है। इस वक्त जो नैरेटिव बनाने की कोशिश की जाती है, मुझे 30 साल हो गए हैं इस प्रोफेशन के अंदर, मुझे मालूम है कि आपका जो ज्यादा कंटेंट, 2/3 से ज्यादा कंटेंट जो फेक न्यूज का है वो हुकूमती इदारे जारी कर रहे होते हैं। तो अब उसको क्या करेंगे आप? उसको कानून में आपने तहफ़्फ़ुज़ दे दी कि हुकूमत झूठ बोल, फेक न्यूज फैलाए, ठीक है, मैं और आप करें नहीं है। मेरा ख्याल है कि ये स्टार्ट हुकूमत से करना होगा, इदारों से करना होगा कि वो झूठ बोलना बंद करें, और अगर वो झूठ बोलते हैं तो उनको भी कानून की जद में लाइए, तो तब में ये सारा काम खत्म हो जाएगा। और लोगों को, हमें अपने तालीमी निसाब को, अपने तरबियती निसाब को, और अपनी इस पूरी की पूरी जो स्ट्रक्चर है हमारा सोशो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है, इसके अंदर रिफॉर्म्स लानी होंगी, और लोगों की, बच्चों की तरबियत अभी से करना, जाके आपकी नेक्स्ट जनरेशन जो है वो इस काबिल होगी। अदरवाइज जो है कि ये भेड़ बकरियों की तरह जो इल्जाम तराशी, ये सब कुछ ठीक। चलता रहेगा। सलमान साहब, आप क्या कमेंट करेंगे पीका एक्ट पर? साथ ही अता तारड़ ने इसके बाद ये स्टेटमेंट दी कि ऐसे ही कोई भी फ़ोन लेकर कोई भी कंटेंट क्रिएट करता है और डॉलर्स कमाते हैं, टैक्स नहीं देते, तो इनके लिए भी कोई मैकेनिज्म आना चाहिए, रेगुलेशंस आनी चाहिए। तो ये बेहतर नहीं है कि लोग एक प्लेटफॉर्म उनको मिल गया है जहाँ से वो कमा रहे हैं, इकॉनमी बेहतर हो सकती है, रोज़गार मिल सकता है, स्टेबल हो रहे हैं लोग? जी बिल्कुल। जो डिजिटल मीडिया का स्पेसिफिकली चैप्टर है ना मैडम, वो बड़ा तकलीफ दे भी है, टाइम टेकिंग भी है, और उसके अंदर मेहनत भी दरकार है, और वो हमारे यहाँ जो है उसका स्किल सेट भी उस तरह नापैद है। मसला ये है कि ग्लोबली जो आपकी डिजिटल मीडिया है उसने इट हैज़ टेकन द वर्ल्ड बाय अ स्टॉर्म, और बहुत सारे ममालिक के अंदर जो इसकी रेगुलेशन और लेजिस्लेशन है उसके ऊपर बड़ी खुसूसी तवज्जो दी गई है। हैंस फोर्थ वहाँ पे इस किस्म के मामलात नहीं हैं। तो जहाँ तक अता तारड़ साहब की एक स्टेटमेंट है कि इसको रेगुलेट करने की ज़रूरत है, तो वो भी इन्होंने ही करना है ना, हुकूमत ने, बाहर से तो किसी ने आके नहीं करना। तो रेगुलेट करना यकीनन उसका मकसद होना चाहिए। जो लोग कर रहे हैं फ्रीलांसिंग, अगर हुकूमत को लगता है कि उनसे मज़ीद टैक्स लिए जाने चाहिए, या जो उनकी पैसे की ट्रांजैक्शंस हैं उसके ऊपर नज़र रखनी चाहिए कि वो कहीं गलत कामों में इस्तेमाल ना हो रहे हैं, तो ये तमाम काम वो बिल्कुल करें, रेगुलेट उसको बिल्कुल करें, रिस्ट्रिक्ट ना करें। और दूसरा जो बात है कि सहाफ़ियों की आवाज़ दबाने की कोशिश ना करें। जहाँ तक बात है कानून की, कानून तो पाकिस्तान के अंदर बेतहाशा है हर चीज़ के लिए, अनफॉर्चुनेटली उनका इस्तेमाल बहुत गलत होता है, जैसा कि हमने ब्लास्फेमी लॉज के अंदर देखा, या बाकी आपके दूसरे तीसरे मामलात हैं। इसी तरह खदशा ये है कि जो ये पीका का आपका नया कानून है, ये लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देने से ज़्यादा, या उनको एजुकेट करने से ज़्यादा, या उनको प्रोटेक्ट करने से ज़्यादा हुकूमत को प्रोटेक्ट करने के काम आएगा, या जो हुकूमत के नाकदीन हैं उनकी जो बातें उनको नागवार गुजरती हैं उनको कंट्रोल करने के लिए काम आएगा। तो इसके ऊपर यकीनन जो हमारी सहाफ़ती बिरादरी है उसके तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं, लेकिन जिस तरह पहले इमरान बात कर रहे थे, ये बात भी तकलीफ़ दे है कि हमारी सहाफ़ती बिरादरी ने इसके ऊपर कोई ठीक तरीके से आवाज़ उठाई नहीं। जब से ये पीका का पूरा लॉ चलता आ रहा है शुरू से, अगर आप देखेंगे 2015-16 से जब से इसके ऊपर मामलात हैं, एक दो ही कोई सीनियर सहाफ़ी होंगे जिन्होंने इसकी जो है वो सही पैरवी की होगी। उसके बाद फिर वही हम रल मिल जाते हैं, और उसके बाद जो है वो ये चीज़ें बैक बर्नर के ऊपर चली जाती हैं। नए मुकदमे, नई कहानियाँ, नई स्टोरियाँ जो हैं वो सहाफ़ी भी उनके पीछे लग जाते हैं इस एक स्पेसिफ़िक इशू के ऊपर। तो तमाम जर्नलिस्टिक बिरादरी को, और साथ ही जो आपके यूट्यूबर्स हैं या जो बाकी भी लोग हैं, उनको भी यकीनन अब आपने किसी न किसी तरीके से एक धारे के अंदर तो लेके आना है, उनको किसी न किसी तरीके से इंस्टीट्यूशनलाइज तो आपने करना है। तो क्या ये बेहतर हो कि जब ये काम हो ही रहा है, जब ये इतने सख्त स्टर्न मामलात हो रहे हैं, तो जो आपकी सहाफ़ती तंजीमें वो भी जाके अपनी कुछ जो डिमांड्स हैं और अपने जो कुछ मुतालबात हैं उनको मंजूर कराएं। जो आपके डिजिटल मीडिया के जर्नलिस्ट हैं उनकी प्रोटेक्शन के ऊपर काम होना चाहिए, उनकी कहीं ना कहीं एक रेगुलेटरी अथॉरिटी और बॉडी होनी चाहिए ताकि उनकी रिकग्निशन भी हो, उनके हकूक़ भी हों, और फिर वहाँ से आगे लेके आप उनको साथ चल सकें।
ठीक है इमरान, आपकी जानिब आना चाहूँगी। सुप्रीम कोर्ट में कस्टम्स के केस के दौरान आर्टिकल 191A से शुरू होने वाला मामले की डायरेक्शन अब फुल कोर्ट की समत है। गुज़िश्ता रोज़ फैसला भी महफूज हो चुका है। जस्टिस मंसूर अली शाह इस केस को किस समत लेके जा रहे हैं, क्योंकि असल जड़ तो कहीं और है। और देखें, अब उसका एक काउंटर भी हो चुका है। जो गुज़श्ता रोज़ एक खबर आई थी कि इस सारी कार्रवाई जो कि जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने की है और फैसला महफूज किया है, इसको भी चैलेंज किया जा चुका है और एक बेंच भी तश्कील दे दिया गया है और उसमें इंटरेस्टिंगली जस्टिस अतर मिनल्ला भी शामिल हैं। अब ये और इस बेंच की खास बात ये है कि ज़्यादातर वो जजेस हैं जो तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तों वाला जो फैसला था, वो जस्टिस मंसूर अली शाह की तरफ खड़े थे। उन्होंने उनके जो फैसला वो था, वो एक साइड पे थे। अब ये एक क्या कोई बार्गेनिंग टूल हो रहा है या फिर इस चीज़ को इस तरह से सेटल किया जा रहा है जो हमें जस्टिस मंसूर अली शाह की इस कार्रवाई के दौरान नज़र भी आया। वो कह रहे थे कि जो एक जुडिशियल ऑर्डर है को अगर आपने नल एंड वाइड करार देना है, कलअदम करार देना है, तो आपने जुडिशियल ऑर्डर के जरिए ही करार देना है। कोई भी कमेटी या फिर इंतजामी तौर पर एडिशनल रजिस्ट्रार या रजिस्ट्रार जुडिशियल ऑर्डर को कहीं अपने ऑफिस में बैठ के कलअदम करार नहीं दे सकता। बहरहाल ये जो एक फैसला जस्टिस मंसूर अली शाह की तरफ आना है, वो फुल कोर्ट की तरफ ही जाएगा मामला। और यहाँ पर ये बड़ी एक अजीब चीज है कि जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का जो बिल था, शुरू में काजी फायज ईसा साहब ने जब अपना ओहदा संभाला था, पहले ही उन्होंने फुल कोर्ट बुलाया, इस चीज को सेटल किया, क्योंकि उनकी नजर में ये था कि जब से हुकूमत ने ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का कानून बनाया है और उसको फिर जो अदालत की तरफ से रिस्ट्रिक्शंस थी, जो भी बेंचेस बने थे, काजी फायज ईसा ने ये कह के इनकार कर दिया था उनमें बैठने से कि ये गैर कानूनी है। बड़ा अच्छा काम किया था काजी फायज ईसा ने इस हद तक कि उन्होंने फुल कोर्ट के सामने ये सारा मामला रखा और फिर चीजें आगे बढ़ी। अगर याहिया अफरीदी साहब के सामने ये मैटर जाता है तो क्या कबाहत है, क्या हर्ज है कि सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा विजडम सामने आ जाएगा, सारे जजेस इकट्ठे बैठ जाएंगे, तो कौन सी ऐसी कोई तलवार लटक रही है जिसकी वजह से फुल कोर्ट की तरफ मामला जो है वो जाते हुए नजर नहीं आ रहे। एहसन भून साहब ने भी दौरान समाअत ये कहा कि अगर ये बेंच फुल कोर्ट बनाने का कह देता है और चीफ जस्टिस की तरफ से बेंच नहीं बनाया जाता फुल कोर्ट, तो फिर मामलात मजीद खराब होंगे। मतलब कहीं ना कहीं पे ये चीज पाई जाती है कि फुल कोर्ट बेंच नहीं बनाना, अगर सारे जज इकट्ठे बैठ गए तो शायद मामला फिर 26वीं आईनी तरमीम की तरफ चला जाए और कहीं ना कहीं से फिर अगर 26वीं आईनी तरमीम रोल बैक ठीक है होती है इमरान, ब्रेक तो का फिर कहा तो जा ये रहा है, सारा ब्रेक के बाद सिस्टम इसको कंटिन्यू करेंगे। इन ब्रेक का कहा जा रहा है, आफ्टर द ब्रेक इस पर बात करेंगे।